हेलो नमस्कार। मैं कृष्णा कुमार आप सभी का कृष्णा इसमें स्वागत करता हूं। और आज का ये सेशन एंथ्रोपोलॉजी के उन तमाम हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए है जिन्होंने निरंतर एंथ्रोपोलॉजी हिंदी माध्यम के संदर्भ में मुझसे रिक्वेस्ट किया है, राइट। तो आप सभी को ये मालूम होगा कि देश में मैं अकेला टीचर हूं जो एंथ्रोपोलॉजी हिंदी माध्यम एवं इंग्लिश माध्यम दोनों ही मीडियम में पढ़ाता हूं। और इसमें हिंदी माध्यम के छात्रों की जो क्वेरी है, और आप सभी जो हिंदी माध्यम के छात्र हैं जो कि एंथ्रोपोलॉजी विषय को हिंदी माध्यम में लेना चाहते हैं, तो ये सेशन आप ही लोगों के लिए है। हाँ, एक चीज़ मैं आप सभी को आश्वस्त कर दूं कि हिंदी माध्यम में एंथ्रोपोलॉजी में उसी तरह से बहुत बेहतर मार्क्स मिलते हैं जैसे कि इंग्लिश मीडियम में मिलता है, राइट। तो अगर आप हिंदी माध्यम से एंथ्रोपोलॉजी विषय की तैयारी कर रहे हैं तो आप पूरी तरह से कॉन्फिडेंट रहिए। ये माध्यम का मुद्दा नहीं है कि एंथ्रोपोलॉजी इंग्लिश माध्यम में बहुत बेहतर है। हिंदी माध्यम में भी जो भी विद्यार्थी जिन्होंने मुझसे पढ़ाई की है उन्हें जो मार्क्स मिली है वो कभी भी इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थियों से कम मार्क्स नहीं मिली है। और कई विद्यार्थियों ने तो हिंदी माध्यम में सभी विषयों में सबसे बेहतर मार्क्स प्राप्त करने का काम किया है और क्वालिफाई किए हैं, राइट। तो अगर आपका हिंदी माध्यम है और एंथ्रोपोलॉजी हिंदी माध्यम से आप ये प्रयास करते हैं तैयारी करने का, तो देखिए तैयारी करने के संदर्भ में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि सबसे पहले आप अपने सिलेबस को समझें, राइट। क्योंकि सिलेबस जो है आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और सिलेबस को समझने के बाद आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन को देखें। और जब आप क्वेश्चन को देखेंगे तो क्वेश्चन जो है इतने सिंपल लेकिन बहुत ही साइंटिफिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। जैसे आप देखोगे कि एक बार यूपीएससी ने क्वेश्चन एंथ्रोपोलॉजी के अंतर्गत पूछा, शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए पूछा कि व्हाई डू वी सिचुएट एंथ्रोपोलॉजी इन सोशल साइंसेस। हिंदी में इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं कि एंथ्रोपोलॉजी को सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत क्यों रखते हैं, है ना। इसका मतलब है कि जब आप एंथ्रोपोलॉजी पढ़ते हैं तो एंथ्रोपोलॉजी वैश्विक रूप में क्या है, इसका नेचर क्या है, इसकी प्रकृति क्या है। ये क्वेश्चन जो मैंने अभी आपसे चर्चा किया, ये क्वेश्चन एंथ्रोपोलॉजी के प्रकृति से संबंधित है, एंथ्रोपोलॉजी के नेचर से संबंधित है। और मैंने इस टॉपिक को इसलिए लिया है क्योंकि कई ऐसे विद्यार्थी हैं जो सोशल साइंस से हैं, उनके अलग कन्फ्यूजन होते हैं। जो नेचुरल साइंस के हैं उनके अलग कन्फ्यूजन होते हैं। जो ह्यूमैनिटीज़ के हैं उनके अलग कन्फ्यूजन होते हैं। तो एक्चुअली व्हाट इज़ द नेचर ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, यानी एंथ्रोपोलॉजी का नेचर क्या है, प्रकृति क्या है इसकी। एंथ्रोपोलॉजी क्या यह साइंस है, राइट। एक तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि क्या एंथ्रोपोलॉजी एक साइंस है या एंथ्रोपोलॉजी एक सोशल साइंस है, राइट। और अगर इन दोनों प्रश्न का आंसर आप समझते हैं तो फिर क्या होगा कि आप समझ सकते हो कि एंथ्रोपोलॉजी है क्या, है ना। जैसे यहाँ मैं डिफिनीशन की बात नहीं कर रहा हूँ कि व्हाट इज एंथ्रोपोलॉजी। यहाँ हम एंथ्रोपोलॉजी के नेचर की बात कर रहे हैं कि एक्चुअली ये साइंस है या सोशल साइंस है, राइट। कई विद्यार्थी ऐसे हैं जो सोशल साइंस के हैं और उनको कई तरह की कन्फ्यूजन होते हैं
कि एंथ्रोपोलॉजी अगर पढ़ना है तो हमें साइंस का ज्ञान होना चाहिए, और बेसिक रूप में साइंस में भी लाइफ साइंस का ज्ञान होना चाहिए। यूपीएससी प्रश्न पूछ रहा है कि एंथ्रोपोलॉजी को सोशल साइंस में क्यों रखते हैं, राइट? तो क्लियर कट कॉन्सेप्ट है कि एंथ्रोपोलॉजी इज सोशल साइंस, राइट? लेकिन जब एंथ्रोपोलॉजी को अगर सिंपली डिफाइन करते हैं कि मानव विज्ञान क्या है, तो हम जब डिफाइन करते हैं तो हम कहते हैं कि ये समग्रता में मानव का अध्ययन है, राइट? समग्रता में मानव का अध्ययन है। और अगर समग्रता में मानव का अध्ययन है, यानी मैन का अध्ययन हम समग्रता में करते हैं, तो एंथ्रोपोलॉजी एकमात्र ऐसा विषय है जो मैन का टोटलिटी में स्टडी करता है। मैन का टोटलिटी में स्टडी करने का मतलब क्या है कि एंथ्रोपोलॉजी के अंतर्गत हम मैन के बायोलॉजिकल एस्पेक्ट का भी अध्ययन करते हैं, और मनुष्य के जो सामाजिक सांस्कृतिक एस्पेक्ट है, उस सामाजिक सांस्कृतिक एस्पेक्ट का भी हम अध्ययन एंथ्रोपोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। और इसलिए एंथ्रोपोलॉजी की जो पढ़ाई होती है यूनिवर्सिटी में, उसके अंतर्गत कुछ विश्वविद्यालय एंथ्रोपोलॉजी में एमएससी की डिग्री देते हैं और कुछ विश्वविद्यालय एंथ्रोपोलॉजी में एमए की डिग्री देते हैं। तो कैसी हम इस बात को स्थापित कर सकते हैं कि एंथ्रोपोलॉजी जो है एक साइंस है, विज्ञान है, राइट? तो देखो, जब विज्ञान को आप समझने का प्रयास करते हो, यहाँ विज्ञान का संबंध मतलब मैं नेचुरल साइंस से बात करता हूँ। तो नेचुरल साइंस जो है, प्राकृतिक जो विज्ञान है, उस प्राकृतिक विज्ञान के अध्ययन के कुछ तरीके होते हैं, कुछ मानदंड होते हैं, कुछ मेथड होते हैं। और जो विषय विज्ञान के अध्ययन की पद्धति को फॉलो करता है, उस विषय को प्राकृतिक विज्ञान या साइंस के अंतर्गत रखते हैं। एंथ्रोपोलॉजी जो है प्राकृतिक विज्ञान के अंतर्गत भी रखा जाता है और सोशल साइंस के अंतर्गत भी रखा जाता है। तो इसे विज्ञान के अंतर्गत इस कारण से रखते हैं क्योंकि यहाँ पर इसकी अध्ययन में वैज्ञानिक पद्धति का अनुसरण किया जाता है, राइट? अब देखो, वैज्ञानिक पद्धति जो है, इस वैज्ञानिक पद्धति के क्या महत्वपूर्ण पॉइंट हो सकते हैं जिसके माध्यम से आप समझें कि एंथ्रोपोलॉजी भी विज्ञान है। और एक बात तो तय है कि एंथ्रोपोलॉजी में जो मार्क्स आता है वो बिल्कुल साइंस के जैसा आता है, बहुत अच्छे मार्क्स मिलते हैं, राइट? तो बहुत अच्छे मार्क्स मिलने का कारण क्या है कि इसमें कहीं ना कहीं साइंस के पहलू हैं। ये साइंटिफिक मेथड को फॉलो करता है। कैसे फॉलो करता है कि देखो, साइंटिफिक मेथड का जो अप्रोच है उसमें ऑब्जेक्टिविटी होती है। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब होता है वस्तुनिष्ठता, राइट? और अगर कोई विषय में वस्तुनिष्ठता है तो हम कहते हैं कि वह विषय जो है साइंस के करीब है। वस्तुनिष्ठता का मतलब क्या है? एब्सोल्यूट स्टडी, निरपेक्ष अध्ययन। निरपेक्ष अध्ययन का मतलब क्या है कि अगर किसी विषय वस्तु को हम पढ़ते हैं तो उसके जो कॉन्सेप्ट है उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, उसको कहते हैं वस्तुनिष्ठता, राइट? और ये साइंस का कैरेक्टर है, प्रॉपर्टी है वस्तुनिष्ठता। एंथ्रोपोलॉजी में भी कई इसके जो विषय वस्तु हैं, खास करके लाइफ साइंस के जो विषय वस्तु लाइफ साइंस में पढ़ाई जाती है, उस तरह के विषय वस्तु एंथ्रोपोलॉजी में भी हैं
जैसे कि आप देखोगे कि मनुष्य के जो उद्भव और उसके उद्विकास से संबंधित जो टॉपिक हैं, आपके सिलेबस में आप देखोगे कि टॉपिक नंबर 1.4, 1.5, 1.6, 1.7 और 9.1 से लेकर के 12 तक फर्स्ट पेपर का जो है, ये टोटल टॉपिक जो है इसका अध्ययन का अप्रोच ऑब्जेक्टिव अध्ययन है। इसमें ऑब्जेक्टिविटी है, इसका निरपेक्ष अध्ययन कर सकते हैं, इसका एब्सोल्यूट स्टडी कर सकते हैं। और इसलिए ये जो सेक्शन है इसको कहा जाता है कि ये एक तरह से विज्ञान के जैसा है, इसमें साइंटिफिक मेथड का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा कि जो साइंस होती है उसमें हम क्या करते हैं कि कॉज इफेक्ट रिलेशन, है ना, ये बात ध्यान में रखना है कि अगर हिंदी में इसको आप देखोगे तो इसको हम कहते हैं कार्य कारण संबंध। और अगर कार्य कारण संबंध का इस्तेमाल जब हम करते हैं किसी विषय के अध्ययन में, तो अगर वह विषय कार्य कारण संबंधों पर आधारित है, पूरी तरह से उसको फॉलो कर रहा है, तो हम कहते हैं कि वह विषय विज्ञान है। देखो, कार्य कारण संबंध का मतलब क्या है कि अगर कोई भी चीजें, जैसे मनुष्य के उद्विकास की बात कर रहे हैं, तो साइंटिफिकली हम इस बात को बताने में सक्षम हैं कि मानव के उद्विकास के अंतर्गत कौन कौन सी इंपॉर्टेंट प्रक्रिया हुई और किस प्रक्रिया का क्या इफेक्ट हुआ। यानी कि ऑर्गेनिक इवोल्यूशन की प्रक्रिया के प्रतिफल के रूप में ह्यूमन का उद्विकास होता है। उसमें हम कार्य कारण संबंधों को पूरी तरह से स्पष्ट रूप से दिखा देते हैं। और इस कारण से क्या होता है कि एंथ्रोपोलॉजी को माना जाता है कि ये साइंस है। और यही एक वजह है जिसके कारण क्या होता है कि एंथ्रोपोलॉजी के अंतर्गत आपको मार्क्स बहुत बेहतर मिलते हैं, राइट। यानी जब कभी भी एंथ्रोपोलॉजी पढ़ो तो आप समझने का प्रयास करो कि कॉज इफेक्ट जो रिलेशनशिप है, उस कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप को इसमें लागू किया जाता है और वो आपके प्रश्नों के उत्तर में भी दिखनी चाहिए, तभी जाकर के आपको बेहतर मार्क्स मिलते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज कि अगर आप इसको विज्ञान के जैसा समझने का प्रयास करते हो, तो विज्ञान में क्या है कि यहाँ अध्ययन वैज्ञानिक अनुसंधान पर आधारित होती है। यानी साइंटिफिक रिसर्च यहाँ पर होती है। साइंटिफिक रिसर्च का मतलब होता है कि यहाँ पर या तो हम वैज्ञानिक सर्वेक्षण करते हैं या हम वैज्ञानिक प्रयोग करते हैं, राइट। साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट करते हैं। अगर हम साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट करके विषय वस्तु का अध्ययन करते हैं तो हम कहते हैं कि वह विषय जो है साइंस है, साइंस के करीब है। एंथ्रोपोलॉजी के अंतर्गत जो बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी का पहलू है, इसके जितने भी टॉपिक है जिसकी चर्चा हमने किया आपके साथ, उन सभी का अध्ययन साइंटिफिक मेथड के माध्यम से किया जाता है। वहाँ साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट किया जाता है। चूंकि एंथ्रोपोलॉजी के अध्ययन में साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट की पद्धति का अनुसरण किया जाता है, इसलिए कहा जाता है कि एंथ्रोपोलॉजी क्या है, एक विज्ञान है, राइट। और चौथा महत्वपूर्ण चीज यहाँ पर ध्यान रखना है कि एंथ्रोपोलॉजी के जो तथ्य हैं ये सार्वभौमिक होते हैं, यूनिवर्सल होते हैं। कई इंपॉर्टेंट एंथ्रोपोलॉजी के जो सेक्शन हैं उसके
जो भी फैक्ट होते हैं वो फैक्ट सार्वभौमिक होते हैं, जिसको हम इंडिया में भी स्वीकार करते हैं और वर्ल्ड में भी लोग उसको स्वीकार करते हैं। और इसलिए माना जाता है कि एंथ्रोपोलॉजी जो है एक तरह से विज्ञान है, राइट। तो एंथ्रोपोलॉजी साइंस है, विज्ञान है, इसकी प्रकृति विज्ञान के जैसा है, साइंस के जैसा है। एक तो हमने इस बात को देखा, और ख़ास करके आप अगर टॉपिक नंबर 1.4, 1.5, 1.6 सिलेबस यूपीएससी की मैं बात कर रहा हूँ, 1.7 और 9.1 से 12 तक अगर आप देखें तो ये सभी टॉपिक जो है साइंटिफिक मेथड पर आधारित है। और चूंकि ये साइंटिफिक मेथड पर आधारित है, इसलिए एक बहुत ही फेमस एंथ्रोपोलॉजिस्ट रहे हैं जिनका नाम है रेडक्लिफ ब्राउन, राइट। ये रेडक्लिफ ब्राउन कहते हैं कि एंथ्रोपोलॉजी क्या है, साइंस है, राइट। यानी एंथ्रोपोलॉजी के संदर्भ में इनका जो कॉन्सेप्ट है ये कह रहे हैं कि ये विज्ञान है, क्योंकि एंथ्रोपोलॉजी जो है मनुष्य का नेचुरल हिस्ट्री है और ये नेचुरल साइंस के करीब है, जहाँ पर मनुष्य की उद्विकास, मानव आनुवंशिकी और मानव के अध्ययन को हम टोटलिटी में साइंटिफिक मेथड के माध्यम से करने का प्रयास करते हैं। इसलिए एंथ्रोपोलॉजी क्या है, एक तरह से विज्ञान है। दूसरी तरफ अगर आप देखने का प्रयास करें तो एंथ्रोपोलॉजी को सोशल साइंस के रूप में भी देखा जाता है ना, कि एंथ्रोपोलॉजी क्या है, सामाजिक विज्ञान है। कैसी सामाजिक विज्ञान है, कैसे सोशल साइंस है, इस बात को आप इस तरह समझ सकते हैं कि एंथ्रोपोलॉजी के अंतर्गत कई ऐसी विषय वस्तु हैं जिसका अध्ययन जो है हम सब्जेक्टिव रूप में करते हैं। इसमें सब्जेक्टिविटी भी पाई जाती है। सब्जेक्टिविटी का मतलब होता है, हिंदी में आप लिखते हैं विषय निष्ठता, राइट। तो एक तरफ हमने बात किया था कि वस्तुनिष्ठ है, तो दूसरी तरफ हम बात करते हैं कि इसमें विषय निष्ठता पाई जाती है। यानी कि जब सामाजिक सांस्कृतिक मानव विज्ञान के पहलू को आप देखेंगे, उसके टॉपिक को देखेंगे, इंडियन एंथ्रोपोलॉजी के टॉपिक को देखेंगे, आर्कोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी के टॉपिक को देखेंगे, लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी के टॉपिक को देखेंगे, तो उसमें विषय निष्ठता होती है। विषय निष्ठता का मतलब क्या होता है कि एक ही विषय वस्तु के संदर्भ में अलग अलग व्यूज होते हैं, और अलग अलग व्यूज होते हैं तो उसमें किसी एक पहलू के संदर्भ में हम ये नहीं कह सकते हैं कि यही 100% सत्य है। जबकि नेचुरल साइंस का कैरेक्टर क्या है कि उसमें जो भी चीज़ होता है वो 100% या तो सत्य होगा या रॉन्ग होगा। सोशल साइंस के अंतर्गत और ख़ास करके एंथ्रोपोलॉजी की जो विषय वस्तु हैं, सामाजिक सांस्कृतिक मानव विज्ञान का जो विषय वस्तु 2.1 से 6 तक जाएंगे, फिर आप 7 पॉइंट का जो टॉपिक है जो कि लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी से संबंधित है, वहाँ से 8 रिसर्च मेथड तक फर्स्ट पेपर में चले जाइए, और फिर सेकंड पेपर के जितने टॉपिक हैं वो सब में सब्जेक्टिविटी है, और इसलिए कहा जाता है कि एंथ्रोपोलॉजी एक तरह से सामाजिक विज्ञान है। दूसरा, सामाजिक विज्ञान का दूसरा महत्वपूर्ण विशेषता क्या होता है कि यहाँ सामाजिक सर्वेक्षण या सहभागी अवलोकन का इस्तेमाल किया जाता है, राइट। ये इसका मेथड है, सोशल साइंस का भी मेथड है, और एंथ्रोपोलॉजी के
जो सामाजिक सांस्कृतिक मानव विज्ञान के पहलू हैं उसके अध्ययन में भी हम इस मेथड का अनुसरण करते हैं। और चूंकि सहभागी अवलोकन जब मानव शास्त्री करते हैं तो अपने दृष्टिकोण के अनुरूप किसी भी सामाजिक सांस्कृतिक जो तथ्य है उसका विश्लेषण करते हैं, उसका इंटरप्रिटेशन करते हैं। और इसलिए उसमें क्या दिखाई देता है कि उसमें कई तरह के मतांतर भी दिखाई देते हैं। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज यहां पर ध्यान में रखिएगा कि एंथ्रोपोलॉजी के जो तथ्य हैं, और खास करके हम तथ्य की बात कर रहे हैं सामाजिक सांस्कृतिक मानव विज्ञान का, तो इसके तथ्य सार्वभौमिक नहीं होते हैं। राइट, ये सार्वभौमिक नहीं होते हैं सामाजिक सांस्कृतिक मानव विज्ञान के तथ्य। यानी आप परिवार के संदर्भ में, विवाह के संदर्भ में, नातेदारी के संदर्भ में, अर्थव्यवस्था के संदर्भ में, धर्म प्रथा परंपरा के संदर्भ में कोई एक दृष्टिकोण आप नहीं फॉलो कर सकते हैं, या एक ही दृष्टिकोण 100% ट्रूथ है उसको पूरी वर्ल्ड के लोग माने, ऐसा नहीं होता है। और ऐसा नहीं होता है तो चूंकि एंथ्रोपोलॉजी इसको फॉलो करता है, इसलिए कुछ मानव शास्त्रियों ने कहा, जिसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण है जिनका नाम है रॉबर्ट रेडफील्ड। ये कहते हैं कि एंथ्रोपोलॉजी क्या है कि एक सामाजिक विज्ञान है, एक सोशल साइंस है, और इसलिए इसको सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत रखा जाए। लेकिन एक चीज और ध्यान में रखना है कि एक और महत्वपूर्ण मानव शास्त्री हैं जिनका नाम है ब्रानिस्लाव मेलिनोवस्की। राइट, तो ब्रानिस्लाव मेलिनोवस्की कहते हैं कि एंथ्रोपोलॉजी क्या है कि एंथ्रोपोलॉजी के अंतर्गत, यानी मानव विज्ञान के अंतर्गत, इसकी जो नेचर है उसमें साइंस का भी गुण है और सोशल साइंस का भी गुण है। राइट, कि एंथ्रोपोलॉजी जो है एक तरह से प्राकृतिक विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान के बीच पुल का निर्माण करता है, ब्रिज का निर्माण करता है। और इसलिए एंथ्रोपोलॉजी को हम क्या कह सकते हैं कि इसमें दोनों ही के गुण है। एक तरफ ये प्राकृतिक विज्ञान है कुछ विषय वस्तु के संदर्भ में, तो दूसरी तरफ यह सामाजिक विज्ञान है।